हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, हम आपको अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट के सैम्पल पेपर्स अवेलेबल कराते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। और मैंने कुल 5 सैम्पल पेपर आपको दिए हैं, जिसमें से तीसरा सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप सैम्पल पेपर्स को देखें जा कर के और प्रैक्टिस करें खुद। जब कोई प्रॉब्लम आए तो आप इनके सॉल्यूशंस को देखें, तो इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी लेक्चर्स जो हैं वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। बाकी के 4 सैम्पल पेपर जो भी हैं, 1 से लेकर 5 तक के हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, और उनके सॉल्यूशंस ये सारे के सारे एक साथ पड़े हैं। साथ ही साथ अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जो नई BTUP कॉपी है, जिसका कि OMR पेज भरना है, फ्रंट पेज, उसको किस प्रकार से भरना है उससे रिलेटेड वीडियोस भी दिए हुए हैं। अगर आपका पेपर कोड 4 की बजाय 5 डिजिट का है, आगे बी या कुछ इस तरह से लगा है, तो कैसे भरना है, और ये सब चीज़ें जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, अगर मान लिया रोल नंबर गलत भर दें या क्वेश्चन पेपर कोड गलत भर दें तो कैसे सुधारेंगे, क्या चीज़ें होंगी, वो सारे के सारे लेक्चर्स भी मैंने दे रखे हैं। वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको BTUP रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा जाने पर प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो कहने का मतलब है कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड सारे तरह के वीडियोस जो हैं, मैथ्स के भी, केमिस्ट्री के भी, फिज़िक्स के भी, सब जो है आपको मिल जाएंगे। बस आपको चैनल पे जा कर के और मन लगा कर के पढ़ाई करनी है। बहरहाल, हम सैम्पल पेपर 3 का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने कहा कि इसको सॉल्व भी करा दीजिए। ये लेटेस्ट सिलेबस पे, लेटेस्ट पैटर्न पे है, जो कि 2024 में चेंज हुआ है और आगे चलेगा। अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट का सैम्पल पेपर 3, टाइम 3 घंटे का हो चुका है, और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 60 के होते हैं। पहले ये 50 का आता था पेपर। पहला है सभी भाग अनिवार्य हैं, और 4 भाग होते हैं इसमें, चारों करने हैं। अंदर आपको चॉइस मिल जाएगी हर क्वेश्चन में, मतलब 2-2 नंबर क्वेश्चंस की चॉइस है हर पार्ट में। तो सबसे पहले ये भाग अ जो होता है, इसके अंदर होता है किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसमें से 4 क्वेश्चन सही विकल्प वाले होते हैं, मतलब बहुविकल्पीय। अगले 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके रिक्त स्थान वाले होते हैं, और आखिरी 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एक शब्द या एक वाक्य में लिखने वाले होते हैं। 12 क्वेश्चन होते हैं, 10 करने होते हैं, तो आपको जो सही लगे आप वो करिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो ये चीज़ डायरेक्ट याद रहनी चाहिए आपको कि 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। ऐसे ध्यान रखा करिए, कैलोरी बड़ा होता है और जूल जो है वो छोटा होता है। ठीक है ना। तो 1 कैलोरी में ज़्यादा जूल आ जाएंगे, फिर इसका मतलब जब जूल छोटा है। इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो ये 4.18 से डिवाइड हो जाएगा जा करके, यानी कि 1 से भी कम आएगा। अगर आपका ऑप्शन डायरेक्ट दिख जाता है 1 से कम, तो उसको आंसर टिक कर सकते हैं। बहरहाल, यहाँ पे कैलोरी में जूल पूछा है, तो 4.18 यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो सही दिख रहा है। इसमें तीसरा भी सही दिख रहा है 4.18, लेकिन 10⁻³ जो लगा दिया ना, ये नहीं होगा। अगर 1 किलो कैलोरी पूछता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है ना। तो देखिए, मॉडल पेपर से पढ़ने पे और इस तरह से पढ़ने पे जो मैं समझा रहा हूँ, फ़र्क ये है कि मैं उस क्वेश्चन के प्लस माइनस भी बताता चल रहा हूँ साथ में, कि अगर ये क्वेश्चन घुमा के ऐसे रख दिया जाए या उस तरह से रख दिया जाए तो कैसे होगा। तो इस उम्मीद है आपको सही लग रहा होगा। कमेंट करके बताइएगा अपने विचार, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप 7376292424 इस नंबर पे आप जो है वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं केवल। ठीक है, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और करें भी ना तो व्हाट्सएप करके आप जो है वो अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर भेज सकते हैं, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है। स्टील, रबर, कांच, इनमें से कोई नहीं। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आर्टिकल डिराइव भी किया जाता है, तो इसमें जो है वो लोग सोचते हैं रबर, लेकिन होता वास्तव में स्टील है। तो ये आपका क्वेश्चन दूसरा कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन है, कमानी में संचित ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कमानी क्या होती है। कमानी मतलब जैसे मान लिया, सपोज करिए, इलास्टिक एनर्जी का ये एग्जांपल है। तो कमानी में जैसे जब उसको चाबी भरते हैं या ऐंठते हैं या खींचते हैं, तो किसी भी प्रकार से जो है वो उसमें जो है वो कंप्रेस होती है ना, और उस या फैलती है कोई चीज़, इलास्टिक चीज़, तो उसके अंदर ऊर्जा आती है। तो ये आपकी वैसे तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि विशेष स्थिति के कारण हो रही है और प्रत्यास्थता के ऊपर आधारित है, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है।
लेकिन यहाँ पर आपको प्रत्यास्थ वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, केवल स्थितिज ऊर्जा का ये सेकंड ऑप्शन मिल रहा है, तो इसलिए आप इसे टिक करेंगे स्थितिज ऊर्जा। अगर प्रत्यास्थ ऊर्जा होता तो वो भी सही आंसर होता, कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। इसके बाद देखिए प्रतिबल का एसआई मात्रक है, तो प्रतिबल का फॉर्मूला आपको पता है, प्रतिबल इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पर जो है एसआई मात्रक है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। आपका सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। तो इस तरह से आपके ये 4 जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो सही हो जाते हैं। इनको किस प्रकार से पेपर में लिखना है ये मैं पिछले सैम्पल पेपर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए बार बार उसके ऊपर समय व्यर्थ करना जो है वो सही नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र है। तो जो भी प्रत्यास्था गुणांक होते हैं सीधा फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल बटे विकृति में विकृति की विमीय सूत्र तो कुछ होता नहीं है, प्रतिबल का बचा, और प्रतिबल का भी हमें नहीं पता है तो एफ अपॉन ए कर लिया। अब इसके अंदर विमीय सूत्र रखे जा सकते हैं, तो एम एल टी माइनस टू और डिवाइड बाई एल स्क्वायर, एरिया का एल स्क्वायर हो गया, ये ऊपर चला गया, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये विमा हो जाएगी आपकी विमीय सूत्र, और ये आपने रिक्त स्थान में भर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 0.34250 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो देखिए दशमलव के बाद जो है अगर नॉन ज़ीरो हो या ज़ीरो हो, कोई भी डिजिट हो, सारी की सारी सार्थक होती हैं। तो आप इसमें गिनिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 5 हो जाएगी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि पॉइंट न लगा होता, 34250 होता, तब सार्थक अंक अगर आपसे पूछता तो फिर ये जीरो काउंट नहीं करते, 1 2 3 4 केवल 4 ही सार्थक अंक होते। तो ये सार्थक अंकों के केस में आपने रूल्स इसके पढ़े होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेखीय संवेग तथा कोणीय संवेग में संबंध है। मैंने आपको थ्योरी में भी बताया है, रेखीय संवेग यानी कि P, ठीक है ना, और कोणीय संवेग यानी कि J और P में क्या संबंध है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए डेफिनीशन ही जो होती है कोणीय संवेग की वो इस पे होती है R क्रॉस P पे, ठीक है ना। जैसे टॉर्क होता है वो होता है R क्रॉस F, ठीक है ना, उसी तरह से डिफाइंड होता है कोणीय संवेग, रेखीय संवेग के आघूर्ण को ये कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ उनमें संबंध क्या है, तो J इज इक्वल टू आप या तो P इंटू आर रख दीजिए, स्केलर फॉर्म में लिख दीजिए। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर J वेक्टर इज इक्वल टू R पहले आएगा, R क्रॉस P, क्योंकि इसमें ये होता है ना कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, आप उलट पलट देंगे तो फिर माइनस का फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए या तो आप जे इज इक्वल टू पी इंटू डी कर दीजिए, लंबवत दूरी, है ना, किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडलीय दाब का पारे के स्तंभ के रूप में मान इतने सेंटीमीटर होता है। तो ये आपको जब सिंपल बैरोमीटर या 14 बैरोमीटर पढ़ते हैं तो उसमें पता लगता है कि जो पारे से भरे बर्तन में जब हम 1 मीटर लंबी ट्यूब पलटते हैं, है ना, अंगूठा लगा के और पारा भर के, तो ये पारा फिर नीचे चलता है और एक पॉइंट पे आके फिक्स हो जाता है। तो वही वायुमंडलीय दाब को रिप्रेजेंट करता है, उतने इतने सेंटीमीटर पारे का जो स्तंभ होता है, इसका प्रेशर अगर आप निकाल लें P इज इक्वल टू एच डी जी से, तो वही प्रेशर असल में वायुमंडलीय दाब का होता है। तो ये लेंथ आपको जो है वो लगभग मालूम होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर होती है आइडियली, ठीक है ना, समुद्र तल पे, और ये आपका 45 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो यही माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आप यहाँ पे 76 शब्द लिखेंगे, अंक लिखेंगे, 76 सेंटीमीटर तो लिखाइए, तो ये आपका रिक्त स्थान सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आता है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 9 इसके अंदर आ जाता है। इसमें है जड़त्वाघूर्ण I तथा घूर्णन त्रिज्या K के बीच में संबंध लिखिए। तो घूर्णन त्रिज्या जो है K, ये आपकी, चाहे तो आप K इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम लिख सकते हैं, या फिर I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, क्योंकि घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा यही होती है K स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस बॉडी का जड़त्वाघूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो आप किसी भी तरह से इसमें या इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, गेज दाब की परिभाषा लिखिए। गेज दाब जो है वो उसकी परिभाषा आप जो है वो लिख देंगे, मैं यहाँ पे समझाता हूँ केवल। गेज दाब असल में होता है कि जो आप वायुमंडलीय दाब के ऊपर नापना शुरू करते हैं, वायुमंडलीय दाब को शून्य मानकर उसके ऊपर जो स्केल चलेगा वो आपका जो है वो गेज दाब कहलाता है। इसको आप ऐसे समझिए ना कि साइकिल की ट्यूब है, साइकिल की ट्यूब में आपने, या बाइक का पहिया है, उसके अंदर आपने 25 का प्रेशर रखा, तो ये जो 25 का प्रेशर बोलते हैं ये असल में गेज दाब होता है। ये अब अगर मान लिया टायर से हवा निकाल दें तो उसमें वायुमंडलीय दाब रह जाएगा केवल, ठीक है ना,
टायर से हवा निकलने का मतलब ये नहीं कि हवा सारी निकल गई है, हवा का जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो निकला है, अदरवाइज़ हवा तो है ही अंदर नॉर्मल टायर में भी। तो इसलिए वायुमंडलीय दाब तो हमेशा रहता ही है, उसके ऊपर जो नापा जाएगा, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा भरते हैं, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है 25 का प्रेशर भरा है आपने, तो ये डेली लाइफ की लैंग्वेज में 25 कर दो प्रेशर, 30 कर दो, 35 कर दो, ये सब आपके गेज प्रेशर होते हैं। तो जो दाब वायुमंडलीय दाब को शून्य मान करके माना जाता है उसके ऊपर, उसको हम जो है वो गेज दाब कहते हैं। ऊपर भी नाप सकते हैं, नीचे भी नाप सकते हैं, इससे ये नेगेटिव में चला जाएगा, इसे तब वैक्यूम प्रेशर कहते हैं या चूषण दाब कहते हैं। इसमें क्या है, बर्तन में से अब हवा और निकालने लगोगे, जैसे नॉर्मल वायुमंडलीय दाब पे हवा है, उसके अलावा भी आप निकालने लगे, खाली करने लगे, उसके अंदर एयर कम रह गई, ठीक है ना। तो ये मैंने जब ये सारे दाब समझाए थे, परम दाब, चूषण दाब, है ना, और सारा का सारा गेज दाब, तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें समझाई थी। तो आप बहरहाल गेज दाब की परिभाषा जो है वो लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है, एक पिंड का अपने अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण किन किन बातों पर निर्भर करता है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। एक दो बातें तो I = mr² जैसे फॉर्मूला है, एक तो आप m लिख दोगे, एक आप घूर्णन अक्ष से दूरी लिख दोगे। एक तीसरी चीज़ जो नहीं मालूम होती इस फॉर्मूले से, वो है जो कणों का विन्यास, ठीक है ना, पदार्थ का विन्यास पे जो है वो निर्भर करता है। मतलब वही मास कहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ है। जैसे मान लिया एक रिंग ली आपने और एक डिस्क ली, डिस्क में मास इधर पूरे में भरा है और रिंग में किनारे किनारे भरा है, तो इस बात से भी इनका जड़त्वाघूर्ण अलग अलग हो जाएगा। तो कणों का विन्यास या पदार्थ का विन्यास या कणों का विन्यास, कुछ भी तीसरा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका, और एक तो हो गया पदार्थ, पिंड का द्रव्यमान, है ना, और पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी, और पिंड के कणों के विन्यास, इन 3 चीज़ों पर ये जो है आपका जड़त्वाघूर्ण निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, केश नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई के लिए सूत्र यानी कि उन्नयन सूत्र लिखिए। तो H = 2t cos थीटा बाई आर रो जी, ये फॉर्मूला जो है वो होता है, आपको याद रखना है। इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस से बाहर हो गया है, और जब ये फार्मूला बन लिखें तो आप ये डायग्राम अगर चाहें तो बना देंगे। 1 नंबर में हालांकि नहीं ज़रूरत है, 2 नंबर में अगर आए तो आप उसमें ये डायग्राम बना के, ठीक है ना, और ये H ऊंचाई हो गई है ना, और उसके बाद T पृष्ठ तनाव है, जहाँ पे लिखेंगे, जहाँ H केश नली में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई, T जो है वो पृष्ठ तनाव है, थीटा स्पर्श कोण है, R जो है नली की त्रिज्या है, रो जो है द्रव का घनत्व है, और G जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। तो अगर ये 1 नंबर में आए तो आप इतना लिख के जहाँ लिख दीजिए, और अगर मान लिया 2 नंबर में पूछा जाता है तो डायग्राम भी साथ में बना दीजिए, जिस हिसाब से जैसा है। अगर 1 नंबर में आप चाहें तो जहाँ क्या क्या है ये भी मत लिखिए, या हो सकता है मेन मेन चीज़ें लिख दीजिए, पृष्ठ तनाव के बारे में लिख दीजिए और त्रिज्या के बारे में लिख दीजिए, बस बाकी ना लिखिए। तो वो समय के हिसाब से आप अपना देख सकते हैं कि कितना है। हाँ, अगर सारी चीज़ें आप लिखते हैं नीचे और प्रेस्क्राइब्ड वे में अगर देखने में लगता है तो इसका फ़ायदा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा। इन 12 क्वेश्चन में आपको 12 में 10 अगर करे आपने सही हैं, चाहे आप शॉर्ट लिखो चाहे लॉन्ग लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, केवल 10 मिलेंगे। लेकिन टू द पॉइंट अगर केवल आपने बस आंसर लिखा और उसका मतलब, और किसी ने डिटेल में लिखा, तो उसका इम्पैक्ट उसको आगे के क्वेश्चंस में मिलेगा। जो 2 नंबर के, 2.5 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, उनमें जो है वो आपके, अगर 5 में से 3 देना चाहता है तो 3.5 4 तक दे देगा। ये फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से इलेबोरेट करके लिखने से और साफ़ सुथरा लिखने से। राइटिंग के भले ही ऐसे कोई बड़ी क्लास में नंबर नहीं होते हैं, लेकिन अगर साफ़ सुथरा देखने में लगता है तो एक माइंड पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, और उसका रिजल्ट आपको इस तरह से देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं भाग ब पे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। 2-2 नंबर का हर क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन है, 2 समान द्रव्यमान के कण R1 तथा R2 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहे हैं, उनके अभिकेंद्र त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 समान द्रव्यमान के कण हैं और R1 R2 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहे हैं, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, उनके अभिकेंद्र त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला होता है A = v²/r, ठीक है ना। अब इसमें द्रव्यमान की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो द्रव्यमान समान होते भी नहीं होते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब इसमें क्या है, R1 R2 त्रिज्या, तो त्रिज्या के ऊपर वेरिएशन है, बस समान चाल से गति कर रहे हैं, तो v अगर कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r बचा। यहाँ से फॉर्मूला जो डेवलप होगा, A1/A2 A1/A2 = R2/R1, ये फॉर्मूला डेवलप होगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना, ये फॉर्मूला डेवलप हुआ।
तो अब इसमें जो है वो ये आपका आंसर आ जाएगा, बस इतना सॉल्व करके इतना लिख देंगे, ठीक है ना। तो अतः अभिकेंद्र त्वरणों का अनुपात R2:R1 होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसमें जो है वो आपको ध्यान देनी है। अब अगर अभिकेंद्र बलों का अनुपात होता, मान लिया सपोज करिए F=mv² अपॉन r, तो इसमें आपका ये द्रव्यमान देना ज़रूरी था समान, वेलोसिटी भी समान, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता। इसका भी फॉर्मूला ऐसे ही बनता है, F1/F2=R2/R1, तो वही रेशियो आता है। तो इस क्वेश्चन में याद रखिए, अगर पेपर में ये आया कि अभिकेंद्र त्वरणों का अनुपात क्या होगा तो भी ये इस तरह से होगा, और अगर अभिकेंद्र बलों का अनुपात आया तो ये इस तरह से होगा। अब आप केवल ये चीज़ इसी क्वेश्चन के लिए मत रखिए, पूरी फिजिक्स में कहीं भी कुछ आता है तो और चीज़ कुछ कांस्टेंट है तो फॉर्मूले से आप देख लीजिए पहले कि क्या क्या वेरिएशन है, उस हिसाब से फॉर्मूला डेवलप करके आप इसको इस तरह से कर दीजिए। या फिर आप थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे नहीं इजी फील करते हैं तो मैं इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूँ कि आप क्या करिए, इसमें निकाल लीजिए उसको पहले कण के लिए, ठीक है ना। पहले कण के लिए तो A1=v²/r, क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, त्रिज्या बस फर्क है, तो सूत्र ये लगा दिया। आप दूसरे कण के लिए लगा दीजिए, A2 क्या होगा v²/r2, क्योंकि उसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ठीक है। और द्रव्यमान अगर अभिकेंद्र बल के लिए आ जाए तो m भी कांस्टेंट रखिएगा, दोनों में सेम, बस फ़र्क जो है वो उनका करिए। अब डिवाइड कर दीजिए, तो A1/A2=v²/r1/v²/r2, R2 कट R1 सॉरी v² कट गया, तो यहाँ से आपका A1/A2=R2/R1। तो आपको इस तरह से सही लगता तो ऐसे करिए, और अगर आप थोड़ा शॉर्ट मार सकते हैं, ये भी तरीका वैसे चलता है, आपको जिस तरीके से है उस तरीके से करिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी कण का विस्थापन x समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, x=at² + bt, तो a तथा b की विमाएँ क्या होंगी। तो अब इसमें देखिए a तथा b की विमाएँ कैसे निकलेंगी, तो आप देखिए इसमें विमीय समांगीयता का सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो विमीय समांगीयता का सिद्धांत कहता है कि बाएं पक्ष की विमा और दाएं पक्ष की विमा समान होती हैं किसी समीकरण में, और अगर दो चीज़ों का जोड़ घटाना यानी कि अलग अलग पद हैं, एक से ज़्यादा पद हैं, तो प्रत्येक पद की विमा समान होती है। तो पहले आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर आपको ए और बी की तो पहले हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन ले लेंगे कि एक्स की विमा =AT² की विमा। अब इसमें देखिए एक्स क्या है, विस्थापन है, दिया हुआ है विस्थापन, तो इसकी विमा एल हो जाएगी अगली लाइन में। और इन AT² ए की विमा तो पता नहीं है, इंटू T² यानी कि समय है, तो T² ऐसे हो जाएगा। तो ये अब नीचे ले आइए, तो ए की विमा कितनी हो जाएगी, LT-2, ये हो जाएगी। अब ज़्यादा अच्छा करना चाहो तो m नहीं दिया हुआ है तो m0LT-2 ऐसे करके लिख दो, ये ए की विमा हो जाएगी। सेम यही प्रोसीजर हम इसके लिए भी करेंगे, दोबारा से विमीय समांगीयता का सिद्धांत लगाएंगे, तो ये x की विमा bt की विमा ऐसे हो जाएगा जा करके। इसी से रिलेशन लगाएंगे, अब इससे भी लगा सकते हो क्योंकि a की विमा मालूम चल चुकी है, तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट उससे x से कर देते हैं। ये l हो गया इसका, इधर b की विमा इंटू t की विमा यानी कि t, तो ये यहाँ से b की विमा LT-1 हो गया, है ना। और यानी कि यहाँ पर m0LT-1, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से करना है, तो इसको आप आराम से जो है वो पेपर में परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सदिश गुणनफल को परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण भी दीजिए। तो सदिश गुणनफल क्या होता है, a क्रॉस b होता है, और परिभाषित करिए तो AB sin थीटा यूनिट वेक्टर n, ये आपको पता होना चाहिए। इसको स्टेटमेंट में लैंग्वेज के स्टेटमेंट लिख देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे, एक डायग्राम बना देंगे a क्रॉस b इस तरह से, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर n किधर है, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। नीचे लिख देंगे जहाँ n कैप एक एकांक सदिश है जो कि दोनों के तल के लंबवत होता है, ठीक है ना। ज़्यादा ज़्यादा एन कैप की दिशा निकालने के लिए लिख दो कि हाँ भाई इसकी दिशा जो है वो दाएं हाथ के पेंच के नियम से करी जाती है, बताई जाती है। और एक उदाहरण भी दीजिए, तो फेमस एग्जांपल टॉर्क R क्रॉस F, यानी कि बलाघूर्ण का एग्जांपल इसका फेमस एग्जांपल होता है। फिर है श्यानता को परिभाषित करिए, इसकी डेफिनेशन देनी है। श्यानता पर ताप का प्रभाव लिखिए। तो श्यानता पर ताप का प्रभाव में फिर आप यहाँ पे द्रवों पे क्या प्रभाव पड़ता है और गैसों पे क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों समझाने हैं। द्रवों का ताप बढ़ाने पे श्यानता इसकी कम हो जाती है, और गैसों में ताप बढ़ाने पे श्यानता बढ़ जाती है। मैंने आपको थ्योरी में क्यों कारण भी लिखाया है, कभी कभी पेपर में ऐसा जाता है कि द्रवों की श्यानता ताप बढ़ाने पे घट जाती, मतलब क्या हो जाती है और क्यों हो जाती है, ठीक है ना। तो द्रवों में मॉलिक्यूलर रेंज बता देंगे आप कि कण जो हैं वो जब ताप बढ़ाते हैं तो कण जो हैं दूर दूर हो जाते हैं, तो इसलिए अंतराल बिल्कुल कम हो जाता है, और इसलिए जो है श्यानता कम हो जाती है।
गैसों में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल पहले ही दूर दूर होते हैं कण, तो इसलिए अंतराण्विक बल का कोई कंसेप्ट ही नहीं लगता। बस ये है कि यहाँ पे ताप बढ़ाने पे टक्करें बढ़ जाती हैं, और टक्करें बढ़ने से अवरोध बढ़ जाता है, और अवरोध बढ़ने का मतलब है कि फिर श्यानता बढ़ जाती है। तो इसलिए श्यानता पर ताप का प्रभाव लिखिए, तो यहाँ पर तो बस बढ़ती घटती लिख देंगे, क्योंकि श्यानता की डेफिनेशन भी देनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा, जब 2 नंबर में यही होता है कि ताप का प्रभाव लिखिए, तो आप थोड़ा सा समझा भी देते उस चीज़ को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्वस्थ मनुष्य का फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप कितना होता है, इसे सेल्सियस तथा केल्विन पैमाने पर बदलिए। तो इसमें देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप जो है, मैंने आपको बताया है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस और केल्विन में बदलना है, तो सेल्सियस में बदलने का क्वेश्चन अलग से भी आता है, इसमें केल्विन भी पूछ रखा है। तो आप फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, C/5 = F-32/9। इसमें आप F की वैल्यू 98.6 डाल देंगे, और सॉल्व करके देखेंगे तो लगभग ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये आंसर आ जाएगा। और केल्विन में बदलना है, तो चाहे तो C में आ चुका है तो उससे बदल लीजिए, इस या फिर इसका वही फॉर्मूला K-273, ठीक है ना, अपॉन 5A इस तरह होता है। तो चाहे सेंटीग्रेड में आ गया है तो डायरेक्ट ये रिलेशन यूज़ कर लीजिए, तो 5 कट जाएगा, C = K-273, यानी कि 273 प्लस हो जाएगा इसी के अंदर। तो ये आपका जितना भी 300 समथिंग जो भी आएगा उतने केल्विन हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। K = C + 273 हो जाएगा, और ये जितना आया हो 37 + 273, तो 7 और 3 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 7 1 8 और 3 11, 1 2 3, 310 केल्विन जो है वो इसका केल्विन पैमाने पर ताप हो जाएगा। आप इसे भी ऐसे आंसर करके लिखोगे, आप इसे भी आंसर करके लिखोगे, और आपको पूरे के पूरे 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच के संबंध का निगमन करिए, प्रूफ करना है मतलब। तो जड़त्वाघूर्ण यानी कि आई होता है, और कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा होता है। अब अगर आपको नहीं पता कि इसमें क्या रिलेशन है, तो पहले आप क्या करिए, जड़त्वाघूर्ण को m से रिप्लेस कर लीजिए रेखीय गति में, इसको a से रिप्लेस कर लीजिए, ठीक है। त्वरण है कोणीय त्वरण, तो ये रेखीय त्वरण। अब m और a में क्या रिलेशन है, तो देखिए F = ma होता है रिलेशन। जरूरी नहीं लेफ्ट और राइट वाले ही नाम दिए हों, यहाँ दोनों राइट वाले नाम दे रखे हैं। तो F में, तो ऐसे ही F की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क = I α, इस फॉर्मूले का निगमन करना है। तो जब भी आपको कोणीय वाले या घूर्णन वाले पैरामीटर्स में दिक्कत हो, तो तुरंत उसको रेखीय पैरामीटर्स में बदल लेना चाहिए, तब वो फॉर्मूला आपने याद किया हुआ याद आ जाएगा। फिर उसको वापस उसमें ले जाइए, तो आपको वहाँ का रिलेशन पता लग जाएगा। इसका डेरिवेशन मैंने कराया है, मैंने बताया भी है कि 2 नंबर में ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप अब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, दैनिक जीवन में घर्षण का महत्व लिखिए। तो इसके लगभग 4 यूज़ आपको लिख देने हैं, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसे आप कर सकते हैं। भाग सा में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, ये आपका जो है वो, इसमें लगभग आपको 1 पेज में आंसर देना होता है। अब ज़रूरी नहीं 1 पेज में है, अगर है सही आंसर देने लायक तो 8 लाइन 10 लाइन में भी ख़त्म हो सकता है, 4-6 लाइन में, और नहीं तो ये 1 सवा पेज में भी जा सकता है। तो ये 8 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और 2.5 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है। यही सेक्शन जो है वो नया जोड़ा गया है, आप समझ लीजिए इस बात को। तो पहला है, एक राइफल से गोली चलाने पर राइफल स्वतंत्रता पूर्वक पीछे हटती है। बिल्कुल ठीक, इसे हम रिकॉइल ऑफ गन जानते हैं। ज्ञात कीजिए कि राइफल की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, बराबर या कम होती है। मतलब राइफल, जैसे पहले तो राइफल और गोली, है ना, ये दोनों रेस्ट में थे। अब उसके बाद गोली आगे बढ़ी और राइफल जो है पीछे हटी। तो कह रहे हैं कि राइफल की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, बराबर या कम। किसकी गतिज ऊर्जा मतलब जो है वो कैसे कितनी है, कि दूसरे से ज़्यादा है कम है, ये पता करना है। तो अब आप ये यहाँ पर देखिए कि जो संवेग संरक्षण का नियम इसके अंदर लगता है, तो उसमें इसका भी संवेग और इसका भी संवेग बराबर रहता है। तो आप ऐसा कोई फॉर्मूला पता करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का, जिसके अंदर संवेग आता हो। अब हमें तो 12mv² पता है भाई, संवेग वाला पता ही नहीं है। अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ, K = P²/2m, कुछ ऐसे करके होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अगर नहीं मालूम है आपको, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो हाफ, देखिए v² तो है, m² भी अगर हो जाए तो, जिसको कि संवेग कहा जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या बन गया, देखिए 1/2m,
और ये P इक्वल टू एम वी होता है, तो P का स्क्वायर बन गया जा करके, तो K इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला जिसको मालूम है वो इसको क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। अब देखिए, चूंकि इसमें लिख देंगे, चूंकि ये संवेग संरक्षण के नियम से दोनों का संवेग बराबर होता है, तो P कांस्टेंट हो गया, P इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m बचा। यहाँ से इसका मतलब है कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसका गतिज ऊर्जा कम होगी, और जिसका द्रव्यमान कम है उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए, राइफल की गतिज ऊर्जा पूछ रहे हैं ना, गोली के बराबर या जो भी है, तो राइफल का द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। गोली भाई हल्की होती है और राइफल भारी होती है, तो इसके लिए राइफल का हम लिख देंगे लास्ट में, क्योंकि राइफल का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, राइफल का द्रव्यमान गोली से ज़्यादा होता है, गोली से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अतः राइफल की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अतः राइफल की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अधिक, बराबर या कम, तो ये कम वाला हिस्सा जो है वो सही है। अब ये क्वेश्चन समझिए, आपका मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से करना है पूरा। मैंने इसको कैसे प्रोसीजर, प्रॉपर वे क्या है करने का, इसमें चाहे तो आप अगर डायरेक्ट मालूम है तो वी नो दैट करके यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए और ये आगे चला दीजिए। नहीं मालूम है तो काइनेर्जी फॉर्मूले से पहले ये डिराइव कर दीजिए, फिर इसके बाद चला दीजिए। तो ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हम उसको ऊपर सेपरेट वीडियो या सेपरेट किसी तरह से, या कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में उसको समझा करके लिख देंगे। वीडियो में तो खैर कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में बताया जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध करिए, समझाइए कि फायरिंग पर बंदूक पीछे क्यों हटती है। अब देखिए, एक पेपर में 2 क्वेश्चन तो नहीं आ सकते, लेकिन सैम्पल पेपर था तो इसलिए मैंने इसमें लिख दिया, क्योंकि उसी टाइम पे ये दिमाग में आ गया। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम वही होता है कि, ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थ्योरी में बताया गया है सब, और रिकॉइल ऑफ गन को भी वही समझाया जाता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसे आप किसी भी मॉडल पेपर, बुक या वीडियो से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टोक का नियम लिखिए तथा सिद्ध करिए। तो स्टोक का नियम वही F इक्वल टू 6π/RV। तो आप पहले सो थोड़ा सा सिचुएशन बताएंगे और फिर उसके बाद नियम लिखेंगे और उसके बाद सिद्ध करना है। तो विमीय विधि से इसे सिद्ध किया जाता है, मैंने आपको क्लासेस में कराया है। आप इसे आराम से किसी भी बुक से या किसी भी जगह से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एक ब्लॉक का स्थिर अवस्था में एक क्षैतिज मेज पर भार 10 न्यूटन है। ब्लॉक तथा मेज के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.50 है। ब्लॉक की गति को शुरू करने के लिए क्षैतिज बल का मान क्या होगा। तो देखिए, घर्षण के कंसेप्ट जब मैंने समझाए थे तो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ हमेशा। आपको मालूम होगा कि एक ब्लॉक है और इसे खींचा जा रहा है फोर्स से, और फ्रिक्शन ये है, और धीरे धीरे हम बढ़ाना शुरू करते हैं बलों को, तो क्या सिचुएशन आती है। तो शुरुआत में तो क्या है, जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही फ्रिक्शन जनरेट होता है, और एक लिमिट ऐसी आती है जब घर्षण की सीमा का अंत हो जाता है, यानी कि सीमांत स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो उस समय जब बल लगाते हैं तो फिर पिंड जो है वो उसके बाद चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो फोर्स होता है सीमांत स्थिति में, उसका फॉर्मूला F इक्वल टू म्यू आर, या फिर आर की वैल्यू रख दें हम आर इक्वल टू एम जी के बराबर। तो ये आर इज इक्वल टू एम जी म्यू एम जी, ये फॉर्मूला होता है, सीमांत स्थिति का होता है ये। उसके बाद फिर गतिज इस अवस्था में आ जाता है, घर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मोशन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि आप सीमांत स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, इस सिचुएशन में इतना जो है वो अप्लाइड बल लगाएंगे म्यू आर के बराबर, ताकि इस घर्षण को ओवरकम करके तब बॉडी आगे चल सके। तो इसमें यही पूछ रहा है, गति को शुरू करने के लिए क्षैतिज बल का मान क्या होगा। तो गति को क्षैतिज शुरू करने के लिए क्षैतिज बल का मान सीमांत घर्षण के बराबर होता है, उसका फॉर्मूला F इक्वल टू म्यू आर होता है। आप यहाँ पे देखिए, म्यू एम जी हो गया जा करके। अब इसमें मेज पर भार 10 न्यूटन है, पूरा का पूरा, यानी कि एम जी दे दिया है 10 न्यूटन, ठीक है। द्रव्यमान किलोग्राम में नहीं है, किलोग्राम होता तो एम और जी अलग से पुट करना पड़ता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम जी इज इक्वल टू 10 न्यूटन दिया है, यानी कि रिएक्शन भी इतना ही हो जाएगा, और घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू इज इक्वल टू 0.50 ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 0.5 इस पर पुट कर लेंगे, 0 इंटू एम जी की वैल्यू 10 न्यूटन पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि ये 5 न्यूटन आपका आ जाएगा। तो यानी कि ये इतना फ्रिक्शन, तो इतना ही, जितनी ये सीमांत घर्षण की स्थिति में, मतलब सीमांत स्थिति में घर्षण बल है, तो इतना ही फोर्स आपको लगभग चाहिए शुरू करने के लिए। तो अतः नीचे लिख देंगे, अतः ब्लॉक की गति को शुरू करने के लिए 5 न्यूटन बल
चाहिए होगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा जा करके। देखिए ये फ्रिक्शन का ये वाला कंसेप्ट जो है वो थ्योरी क्लास में जाके एक बार और देख लीजिएगा। इसी में से बहुत सारी डेफिनेशंस भी बनती हैं। ठीक है ना, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, आपका ग्राफ बनता है ये वाला, जिसमें कि घर्षण और बाह्य बल के बीच में ग्राफ होता है, जिसमें कि ये इस तरह का ग्राफ बनता है जा करके। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी सैम्पल पेपर में हमने इसे इंक्लूड नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाएँ। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा है, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक तथा विमा भी लिखिए। तो विशिष्ट ऊष्मा जो है वो अगर ध्यान हो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है कि ये विशिष्ट ऊष्मा इसमें C होती है। तो परिभाषा लिखनी है आपने, तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी और C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एम इंटू डेल्टा टी। परिभाषा लिखने के लिए क्या करेंगे, इनको 1 कर देंगे, मैंने आपको अक्सर बताया है। तो इफ़ m इज इक्वल टू 1 kg, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। एम सी डेल्टा टी या MS डेल्टा टी कैसे भी करके लिख लीजिए। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, वो ऊष्मा की मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक, ये तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। इसका मात्रक तथा विमा लिखिए, तो मात्रक इसका कहाँ से आएगा, तो ये Q को आप जूल में या कैलोरी में नाप दो और पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे करके कर लीजिए, केल्विन कर लीजिए, है ना, ये आपका ऐसा ही सिस्टम हो गया मात्रक। और विमा लिखनी है, तो ऊर्जा की विमा यानी कि कार्य की विमा यानी कि mL²T-2 हो गया, और द्रव्यमान नीचे m हो गया, और डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर के लिए k कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, m से m कट गया तो m0 L²T-2 K-1, ये हो गया। फॉर्मूला अगर याद है तो यूनिट भी बन जाएगी और आपकी विमा भी बन जाएगी। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अगला, रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखिए। तो इसका फॉर्मूला जैसे आपको पता ही, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ऐसे करके होता है। तो परिभाषा से भी इसी से बन जाएगी, एल को 1 कर दीजिए, डेल्टा टी को 1 कर दीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल, इस हिसाब से ये बताया हुआ है। मात्रक और विमा इसी फॉर्मूले से मात्रक है, इसकी विमा भी बन जाएगी। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित करिए। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा होता है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा होता है, तो इनमें संबंध बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये चीज़ें भी आपने पढ़ी हैं, किसी भी बुक से देख सकते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं आराम से। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको उस टाइम पे सॉल्व कराएं, मेरा उद्देश्य ये है यहाँ पे कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या जिसको अलग से बताना ज़रूरी है। अब जैसे ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसे आप किसी भी मॉडल पेपर या बुक से देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, पारद तापमापी में तापमापक गुण क्या होता है, इसके द्वारा ताप की गणना करने के लिए सूत्र लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका नया जुड़ा हुआ है, तो इसमें आप जो है वो थ्योरी क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा आप उसमें जा करके। और इसमें मैं बता दूं आपको, पारद, इसका क्वेश्चन भी 5 नंबर के लिए, इसको तैयार भी कर लीजिएगा। पारद थर्मामीटर और द्विधात्वीय थर्मामीटर यानी कि बाईमेटेलिक थर्मामीटर, ये 2 नए आर्टिकल जुड़े हैं और दोनों ही 5-5 नंबर के लिए आ सकते हैं। तो इसमें जो तापमापक गुण होता है वो इसमें केशिका में, जो केशिका नली होती है, केश नली, उस केशिका में पारे की लंबाई कितनी है, ठीक है ना, पारे की लंबाई कितनी है, वो इसका तापमापक गुण होता है। मतलब उसी से हम पता करते हैं कि जैसे कितनी हाइट तक या कितनी ऊंच तक पारा चढ़ा, उसी से पता लगता है टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। उसके बाद कह रहा है कि इसके द्वारा ताप गणना करने के लिए सूत्र लिखिए। तो ये सूत्र आपको उसी थ्योरी लेक्चर से पता लग जाएगा। L थीटा माइनस L0 लंबाई के रूप में होगा ना, L100 माइनस L0 इंटू 100, इस तरह से ये जो है वो आपका ये फॉर्मूला होगा, जहाँ पर आप टेम्परेचर्स क्या क्या चीज़ें हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लंबाई, थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे लंबाई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लंबाई, और थीटा जो है ताप का मान है, अज्ञात ताप का मान। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पे क्या क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता देंगे। आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी तैयार हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, द्रव प्रवाह के विभिन्न शीर्ष क्या होते हैं, उनके सूत्र लिखिए और संपूर्ण शीर्ष का भी सूत्र लिखिए। तो विभिन्न शीर्ष क्या होते हैं तो आप बता देंगे, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बर्नौली के प्रमेय से ये होता है, इसमें रो जी से डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई रो जी, तो अगली लाइन में रो जी से ये डिवाइड कर दिया, तो इसमें कट कुट के ये देखिए P बाई रो जी, इसमें तो कुछ नहीं कटेगा, इसमें आपका रो कट गया, तो वी स्क्वायर बाई जी बचा, प्लस इसमें केवल एच बचा कॉन्स्टेंट। तो ये आपको बता देंगे कि ये देखिए ऊंचाई की विमा है, अगर इसकी ये ऊंचाई है और ये सब जुड़ रहे हैं इसके साथ, तो इसका मतलब विमीय समांगीता के सिद्धांत के आधार पर ये भी आपके ऊंचाई जैसे पद होने चाहिए। इन्हीं को क्या कहा जाता है, शीर्ष कहा जाता है। तो
तो अब विभिन्न शीर्ष क्या होते हैं, तो इसमें ये पहले वाले को दाब शीर्ष कहते हैं, तो दाब शीर्ष का फॉर्मूला P/ρg लिख देंगे। फिर दूसरा वाला वेग से रिलेटेड है, तो वेग शीर्ष इसे बोलते हैं, इसका फॉर्मूला v²/2g रख देंगे आप, यही वाला। और तीसरे वाले को गुरुत्वीय शीर्ष कहते हैं, गुरुत्व शीर्ष यानी कि ग्रेविटेशनल हेड कहते हैं, और इसका फॉर्मूला h रख देंगे। और संपूर्ण शीर्ष मतलब टोटल जोड़ दीजिए, तो संपूर्ण शीर्ष इज इक्वल टू जोड़ के बस ये जो एक्सप्रेशन है पूरा यही यहाँ पे लिख दीजिए, ये संपूर्ण शीर्ष हो गया। तो इसलिए कंसेप्ट अगर पता है तो उसे किस तरह से क्वेश्चन की फॉर्म में ढाल करके पूछा जा सकता है, तो अगर कंसेप्ट मालूम है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। इसके लिए यही होता है कि चीज़ों को समझा जाए बजाय उसके रटने के। तो मेरा फोकस भी इसी बात पे रहता है, किसी चीज़ को समझाने के लिए, कि आप उसके अंदर जो उसकी आत्मा है उसको समझें जा करके, और फिर उसके बाद उसको चाहें जिस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए पृष्ठ तनाव पर ताप व अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है ना। और अशुद्धि में फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, आप ध्यान रखिएगा कि अगर अशुद्धि ऐसी मिलाई जो घुल जाती है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। और अगर अशुद्धि ऐसी मिलाई है कि वो नहीं घुलती है तो पृष्ठ तनाव उसमें कम हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मिट्टी का तेल मैंने बताया है, आप ध्यान रखिए। मिट्टी का तेल डालने पे पृष्ठ तनाव कम होता है, मच्छर मर जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और घुलने पे नमक, जैसे इसका एग्जाम्पल होता है, वो सुई वाला जो एक्सपेरिमेंट नहीं होता है कि सुई पानी पे तैरती है धीरे से रखने पे, तो उसमें एक्सपेरिमेंट में पहले नमक मिला लिया जाता है ताकि सुई और आसानी से पानी पे तैर सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं वो, नहीं ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिबल के प्रकार तथा विकृतियों के प्रकारों का तथा प्रत्यास्था गुणांकों के प्रकारों को समझाइए। प्रतिबल 3 तरह का होता है, विकृति 3 तरह की होती है, उनको डिवाइड कर करके 3 तरह के प्रत्यास्था गुणांक बनते हैं, इनकी सबकी परिभाषाएं लिखनी है। तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ये आपका 2.5 नंबर के हिसाब से। तो अगर आपको बाकी सब आ रहा है तो इसको चॉइस में निकाल दीजिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 1.5 से 2 पेज लग जाएंगे आपके। ये 5 नंबर लायक क्वेश्चन है, लेकिन ये 2.5 नंबर में दे रखा है। तो इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन कहीं फंसे ना, तो ज़बरदस्ती फिर उसमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन है। ये वेग शीर्ष 4-5 लाइन में 6 लाइन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये डेरिवेशन है, हालांकि है आसान, मतलब आता होगा आपको, लेकिन अगर इसके बजाय कोई छोटा क्वेश्चन मिल जाए, जैसे ये तापमापक गुण क्या होता है 1 लाइन में, और सूत्र लिखिए 2-3 लाइन में, सूत्र बता दो, बस ख़त्म हो गई बात। तो ये चीज़ थोड़ा ट्रिकी होता है कि अगर आपको अच्छी चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप कम देर में पेपर को समेट सकते हैं। देखिए अब चलते हैं भाग द पे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 5-5 नंबर के हैं। तो इसमें जैसे पहला है, किसी नत समतल पर लुढ़कते हुए पिंड के त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त करिए, बिना फिसले लुढ़कने की शर्त भी लिखिए। तो इसमें यहाँ पर देखिए, ये अगर मान लिया नत समतल है और इस पर ये पिंड लुढ़क रहा है, लुढ़केगा तो इसका मतलब स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए, चाहे गोला हो चाहे डिस्क हो, रिंग हो, वगैरह वगैरह। तो अगर ये लुढ़कते हुए आ रहा है इसमें, तो इसके त्वरण के लिए तो ये डेरिवेशन है, बहुत मतलब अच्छा डेरिवेशन है 5 नंबर के लिए। A = G sin θ, थीटा आपका ये एंगल हो गया, और ये अपॉन 1+I/mr², इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। तो ये डेरिवेशन इसका करना है, और बिना फिसले लुढ़कने की शर्त भी बतानी है। तो इसी ए की वैल्यू को अंदर फिर फ्रिक्शन के फॉर्मूले में रख के फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ जाता है, और उसी को फॉर्मूले से म्यू आर करके आपका म्यू की वैल्यू भी निकल आती है। तो बिना फिसले लुढ़कने की शर्त क्या होती है कि घर्षण का मान इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, इसके बराबर या ज़्यादा हो। तो फिर जितनी वैल्यू यहाँ आई होती है, F> इतना करके लिख दिया जाता है, और μ उतनी वैल्यू लिख दी जाती है, तो ये शर्त बन जाती है। ये पूरा डेरिवेशन मैंने कराया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ाते टाइम भी बताया है, और ये देखिए पेपर में मतलब इसमें आया भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिकेंद्र तथा अपकेंद्र बलों की परिभाषाएं लिखिए, आराम से लिख देंगे आप। अभिकेंद्र त्वरण के सूत्र की व्युत्पत्ति करिए। तो इसका अब जैसे एग्जाम टाइम में आप तैयार कर रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे करके ये किसी कागज़ पे लिख लेने चाहिए कि हाँ भाई, एक फॉर्मूला, एक ये डायग्राम होता है, एक ये डायग्राम होता है, V1 होता है, V2 होता है वेक्टर की फॉर्म में। फिर इसको ये यहाँ पे बनाते हैं, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, V1 V2, और फिर V2 माइनस V1 करना, तो V1 से V2 तक ये डेल्टा V आ जाता है। फिर इसके बाद इनको जो है समरूप करके, तो ये आपका डेल्टा V अपॉन, और इसमें डेल्टा थीटा के सामने जो है वो डेल्टा एस है, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू, इसमें जो है वो V है तो इसमें जो है वो R हो जाता है, और बस इसमें डेल्टा T से डिवाइड करके, बस देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा होगा और मैंने पूरी आउटलाइन यहाँ पे खींच दी है। इतना ही बस ध्यान रख के एग्ज़ाम में जाना है, बाकी साल भर की प्रैक्टिस आपकी जो है वो है, और आपके इसके ऊपर जो है पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे आप वहाँ पे। तो हर क्वेश्चन को पेपर टाइम में, जब है पेपर से 1 दिन पहले, उसको इस तरह के इस फॉर्म में तैयार करना चाहिए।
उसको लिख लेना चाहिए कागज़ पे, बार बार इसको रिवाइज करेंगे, बार 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 बार, बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म मेमोरी डेवलप हो जाती है ब्रेन में और फिर वो आपको फ़ायदा पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए विमीय समांगीयता का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के द्वारा किसी समीकरण की विमीय सत्यता की जांच किस प्रकार करते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो विमीय समांगीयता का सिद्धांत ये आप लिख सकते हैं आराम से। इस सिद्धांत द्वारा किसी समीकरण की विमीय सत्यता की जांच किस प्रकार करते हैं, तो आपको मेथड भी लिखना है और प्लस एग्जाम्पल भी लिखना है। तो मेथड में आप जो एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो डायमेंशन ऑफ LHS निकाली, डायमेंशन ऑफ RHS, और अगर बराबर है मतलब बराबर आएंगे तो ठीक, तो यहीं पे मेथड लिख देना है। स्टेप नंबर 1 कि बाएं पक्षी विमा लिखते हैं, स्टेप नंबर 2 दाएं पक्षी विमा लिखते हैं, स्टेप नंबर 3 यदि दोनों भी पक्षों की विमाएं समान है तो समीकरण जो है विमीय रूप से सत्य है, अदरवाइज असत्य है। तो ये आपका मेथड हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, बस जो पूछा सब वैसा मिल गया। मैंने थ्योरी क्लासेस में भी आपको इसी प्रकार बताया होगा, तो अब आप ये कर सकते हैं। अब है पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने में जी के मान में परिवर्तन के लिए सूत्र का निगमन करिए। तो ऊंचाई पर जाना है, साथ ही गहराई में जाना है, दोनों फॉर्मूले डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। तो इसका फॉर्मूला G=G'=1+H/R का होल स्क्वायर, ये आपको डिराइव करना है, आराम से आप कर सकते हैं। 5वां है द्विधात्वीय तापमापी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका डायग्राम वगैरह आपको सब समझाना है बाई मेटेलिक थर्मामीटर का, मैंने थ्योरी क्लासेस में आपको बताया हुआ है। देखिए अब आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। सीमांत घर्षण, घर्षण गुणांक, घर्षण कोण, झुकाव कोण। तो ये थ्योरी लेक्चर में बताया है मैंने इन चारों की डेफिनेशन, ये आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डेरिवेशन वगैरह भी आराम से कर सकते हैं। द्विधात्वीय तापमापी में डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसलिए अगर आप बाकी सब क्वेश्चन पता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये हिसाब देख लेना चाहिए आपको कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी में कम, और उसी हिसाब से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इस तरह से ये सैम्पल पेपर 3 कंप्लीट होता है, इसका सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। कुछ ना कुछ सीखने को अगर मिला है तो आप उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।